गुड इवनिंग एवरीवन। शायद पहली बार हम लोगों का 9:30 PM वाला क्लास है। ट्यूसडे को हम लोग मिले थे एंड ट्यूसडे को हम लोगों ने आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड जीओसी डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन्स ठीक से क्या कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाए थे हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने आज एक एक्स्ट्रा क्लास रखा है। जो लोग आज क्लास में अटेंड किए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन टाइम। ओके, तो आज वाली क्लास में हम लोग अल्केन अल्किन अल्काइन देखेंगे। एरोमेटिक के बारे में पता नहीं क्या होगा, होपफुली वो भी देख पाएंगे, बट स्लाइड्स में मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विद अल्केन्स। क्लास में आप लोग जब चाहे तब आप डाउट्स पूछ सकते हैं, सिर्फ हाथ उठाना और उसके बाद डिफिकल्टी पूछना। तो ओके, मेथड क्या रहेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कभी भी बात करते हैं तो उसमें वी हैव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में हम उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, राइट? तो ये दो टाइप के रिएक्शंस हमको इसके लिए भी देखना है, इसके लिए भी देखना है और इसके लिए भी देखना है। बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट भी होती है, तो वो रिएक्शन हम बार बार नहीं देखेंगे, उसको एक बार ही स्टडी करेंगे। फिर अब तक आप लोगों ने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में ये देख लिया होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अल्कीन से अगर हम अल्कोहल बनाते हैं तो इसको हम लोग अल्कीन के केमिकल रिएक्शंस में पढ़ सकते हैं या फिर अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो द सेम थिंग इज टॉट टू टाइम्स, एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे कितने रिएक्शंस हम कवर कर पाते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले अल्केन्स का प्रिपरेशन है, ये कुछ स्लाइड्स है मेरे पास ऑलरेडी, रिएक्शंस मैंने लिखे हुए हैं इस पे, थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर हम अल्कीन्स और अल्काइन से प्रिपेयर करने की बात करें तो सेबेटियस एंट्रेंस रिएक्शन होती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस होता है। इसमें सिंपल सा रिएक्शन है, हाइड्रोजन यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो या तो निकल हो सकता है या तो फिर प्लेटिनम और पैलेडियम भी होता है। जब निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको रेने निकल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है एक छोटा सा कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है, निकल वाला मेटल सरफेस या प्लेटिनम या पैलेडियम का मेटल सरफेस, उस मेटल सरफेस के ऊपर होते हैं छोटे छोटे गड्ढे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन आके अटक जाता है। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन पास करूँ तो गैस फेज में रिएक्शन डिफिकल्ट है। कब तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस अल्कीन के मॉलिक्यूल को मिलेगा, कब तो जाके वो रिएक्ट करेगा और कब जाके प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट थिंग इज नॉट फीजिबल, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का सरफेस लेते हैं जिसमें छोटे छोटे गड्ढे हैं, उस गड्ढे में हाइड्रोजन जाके अटक जाता है। तो दिस मेटल सरफेस प्रोवाइड्स अ साइट फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। एक जगह मिल गई हाइड्रोजन और अल्कीन को साथ में बैठ के रिएक्ट करने के लिए, तो अल्केन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर अल्काइन से भी अल्केन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हाइड्रोजिनेशन वाली मैकेनिज्म में, हाइड्रोजिनेशन वाले प्रोसेस में हम आखिरी तक जाते हैं। आखिरी तक जाने का मतलब क्या है, रिएक्शन एंड तक कंप्लीट हो रहा है, अल्कीन पे आके रुक नहीं रहा है। तो अगर हम अल्काइन से अल्कीन पे जाना चाहे और वो अल्कीन अल्केन पे ना बदले, उसके लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। तो सर फिर उसके लिए कौन सा अच्छा मेथड है वो बाद में देखेंगे। अभी हम ये समझे कि अल्कीन से अल्केन भी बन सकता और अल्काइन से अल्कीन तो बनता, लेकिन डायरेक्टली वो अल्कीन फिर से अल्केन में बन जाता। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि वो अल्कीन को हाइड्रोजन फिर से अटैक करवा के फाइनल प्रोडक्ट अल्केन बना देगा। फिर इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि अपन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। दूसरी मैकेनिज्म्स होती है जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर दे, लेकिन ये वाली मैकेनिज्म नहीं है। इस मैकेनिज्म में सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। निकल ये ये पीपीटी वगैरह अपन शेयर कर देंगे बाद में, ठीक है? रेने निकल है रूम टेम्परेचर निकल ले, हाँ ठीक है, रेने निकल लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, सादा वाला निकल लिया तो बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। और मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस बाय दिस मेथड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीथेन को अपन प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मीथेन में एक कार्बन एटम है, कम से कम दो कार्बन एटम वाला कंपाउंड से स्टार्ट करना होता है। सो दिस रिएक्शन इज अल्कीन्स एंड अल्काइन से बनने वाला अल्केन्स। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होगा, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, नो डाउट, वी विल मूव हेड। सो दिस इज इजी। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। अब प्रैक्टिस क्या ही करेंगे, इसकी स्लाइड जगह छोड़ी है मैंने प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सिंपल सा मेथड है। हाँ, और ये बेंजीन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ये भी अपन याद रखें
कि दिस मेथड कन्वर्ट्स बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, लेकिन उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है. हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन. सादे वाले हाइड्रोजिनेशन से, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका ये मतलब नहीं रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करने के लिए उसकी कंडीशंस सूटेबल देनी पड़ेगी. सूटेबल कंडीशंस मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है, उसको मेंटेन करके देना पड़ता है. तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होगा. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. ये एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए अपन ने अरेंज किया है, तो प्लीज़ इसमें अगर आपको डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछे. ठीक है, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ सम स्टूडेंट्स ऑफ यू कैन कोऑपरेट एंड आस्क मी सम डिफिकल्टीज. ठीक है, एनीवेज आई विल डिलीट दिस. अपन आगे बढ़ते हैं. सर हाँ बोलिए. सर वो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगेगा? नहीं, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो सिर्फ बेंजीन वाली कंडीशन के लिए, क्योंकि वो अरोमेटिक है. ऐसे सादे वाले कंडीशन के लिए सिर्फ हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो जाता. ओके सर. ठीक है, ओके गुड. सो वी कैन मूव अहेड. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्केन का. तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड से. इसका अपन रिडक्शन करवाते हैं. रिडक्शन का मतलब फिर से हाइड्रोजनेशन है. यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन दे रहे हैं. नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड. फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन इज नेसेंट हाइड्रोजन. शिवम डाउट है क्या? शिवम डाउट है क्या? सर वो लास्ट वाली रिएक्शन में मतलब सीस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन रहा तो कैसे प्रोडक्ट बनते हैं वो याद रखना क्या? हाँ, लास्ट वाली रिएक्शन में सिस अल्किन बन रहा है कि ट्रांस अल्किन बन रहा है, कैसे याद रखना? शिवम, पिछले वाली रिएक्शन में अल्किन बन ही नहीं रहा है. नहीं पिछले वाली सर, रिएक्शन अल्कीन से बनते हैं. तो अल्किन से अल्किन बन रहा है ना. अल्कीन से मीसो और अल्कीन से इनोशियम. फिर से बोलो. मतलब कौन सी केसेस में मीसो बनेगा, कौन सी केसेस में इनोशियमर्स बनेंगे? हाँ, वो याद रखना पड़ता है. मतलब अभी तो अल्केन बन रहा है, अल्केन बनाते टाइम तो अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. तो अगर अल्केन है और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है एनाइसोमर वाला या मीजो वाला. वो आगे आएगा जब अपन क्लोरीन वगैरह ऐड करेंगे तब आएगा. तो वो चीज वहां लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय रिडक्शन. रिडक्शन मेथड से ये रिएक्शन हो रही है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन अपन इसमें यूज करते हैं. फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन मतलब वो रिएक्शन में ही अपन ने जनरेट किया. अब जैसे देखो Zn प्लस HCl है, तो ये Zn क्या करेगा, क्लोरीन रिलीज करके एक H प्लस निकाल देगा. इधर कहीं तो भी H प्लस होना चाहिए, ये रहा H प्लस. तो वो H प्लस वाली चीज H2 भी बन सकता है, लेकिन वो H2 नहीं बना, उसके पहले ही उसने R माइनस के साथ रिएक्ट करके RH बना दिया. प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो जहां पर भी रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो दैट एसिडिक हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन. तो सर फिर ये इतने सारे कैटलिस्ट याद रखने पड़ते हैं क्या? तो हाँ, याद रखने पड़ते हैं. और याद रखना इजी भी है. जितने भी 4-5 कैटलिस्ट है उन सारे कैटलिस्ट में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज उन सब में है एक्टिव हाइड्रोजन. यदि हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है और RX है तो उससे RH बना देंगे, अल्केन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इजी. वी कैन डिलीट दिस एंड वी कैन मूव अहेड. फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन है. इसमें भी अल्काइल हैलाइड से अपन अल्केन बनाते, लेकिन पिछले वाले केस में हमने जो अल्केन बनाया वो उतने ही कार्बन एटम्स का अल्केन बना. वर्ड्स रिएक्शन के केस में जो अल्केन बनाएंगे उसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेंगे. जैसे स्टार्टिंग वाले कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स है, तो प्रोडक्ट में मिल जाएंगे 6 कार्बन एटम्स. स्टार्टिंग वाले कंपाउंड में 5 है तो प्रोडक्ट में मिल जाएंगे 10. स्टार्टिंग वाले कंपाउंड में 8 है तो प्रोडक्ट में मिल जाएंगे 16 कार्बन एटम्स. तो डबल हो रहा है. सिंपल सा मैकेनिज्म है. इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सिर्फ
ये देखो कि यहाँ का X Na के साथ निकल के चला गया, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसलिए इससे अपन मीथेन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि CH3 डॉट को H डॉट से कंबाइन नहीं करा पाएंगे। H डॉट इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि H की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। Reactivity of H is very high, therefore H dot is not available, therefore CH3 dot will not react with H dot to produce methane. तो methane is not prepared by this. ठीक है, फिर इसमें और एक important point ये है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन वो पॉइंट। अगर हम इस से स्टार्ट करें और इसका वर्ड्स रिएक्शन करवाए, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से देखें कि इसका सेल्फ ये, इसका सेल्फ ये, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये। तो यहाँ पे हम समझे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपस में प्रोडक्ट बनाया और इसीलिए उसका यील्ड कम होगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स खुद का सेल्फ बनाएंगे। दोनों कंपाउंड्स खुद का सेल्फ बनाएंगे, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज लेस इन टर्म्स ऑफ यील्ड। यील्ड के टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होएगा। ठीक है ये चीज। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया, इसका वर्ड्स रिएक्शन कराओ, तो सिंपल सा 8 कार्बन एटम का प्रोडक्ट बना देना। 4 5 6 7 8 हो गया, बस इतना है। क्योंकि इस केस में जितने कार्बन एटम्स है, जैसे वो एक ही कंपाउंड है ना, अपन स्टार्ट 3 कार्बन एटम से भी कर सकते, 4 से भी कर सकते, 5 से भी कर सकते, लेकिन जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसमें सिर्फ इवन नंबर रहेंगे, क्योंकि 3 का डबल भी 6 इवन नंबर रहता है और 4 का डबल भी 8 इवन नंबर रहता है। आई होप ये चीज जनता को समझ में आ रही है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर एक ही रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा आएगा। अगर 2 रिएक्टेंट्स लेंगे तो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और दोनों का अपना अपना सेल्फ प्रोडक्ट। तो आई होप ये चीज जनता को समझ में आ रही है। इसको करते डिलीट। अब आगे एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे मान लो ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है और अपने को बोला है कि इसका दिस इज लाइक द प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन, और अपने पास 2 ऑप्शन गिवन है। क्या ऑप्शंस गिवन है अपने पास में? ये है ए ऑप्शन और ये है बी ऑप्शन, और अपने को पूछा है कौन से इससे प्रोडक्ट बनेगा। ए से बनेगा क्या? हाँ। बी से बनेगा क्या? हाँ। फिर अपने को पूछा है अच्छा तरीके से किससे बनेगा, तो ए से अच्छे तरीके से बनेगा, बी से अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि बी में यील्ड कम आएगा। The yield of hexane for B will be less as self products will also be formed. B वाले के रिस्पेक्ट में यील्ड कम आएगा हेक्सेन का, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से सेल्फ प्रोडक्ट्स बनेंगे बी वाले में? एक बनेगा ऑक्टेन और एक बनेगा ब्यूटेन। तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, प्लीज राइट दिस डाउन, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अदिति डाउट? सर सेल्फ प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे? सेल्फ प्रोडक्ट्स मतलब क्या, आप बताइए, आपको क्या लगता है सेल्फ प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? जैसे ए वाले का प्रोडक्ट बताए क्या बन रहा है? हेक्सेन। वेरी गुड। मतलब उसने क्या किया, खुद के जैसे मॉलिक्यूल पे अटैक किया ना, यस सर। तो आपने फ्री यस सर, रेडिकल। अंडरस्टूड ना। अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो बी वाले में 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा।
और ए वाले में रिएक्टेंट एक ही होने की वजह से वही सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, ए वाले में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सबको, इसको कर सकते हैं अपन डिलीट। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मान लो कुछ ऐसा अपने पास में केस है, तो इसके प्रोडक्ट्स अपने को पूछे है, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, और एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, और एक बनेगा, समझे इस चीज को, ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ये वाला प्रोडक्ट है क्रॉस, और ये जो दो प्रोडक्ट्स है ये दोनों सेल्फ सेल्फ है। ये इसका सेल्फ है और ये इसका सेल्फ है, और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या करना है, सिर्फ मैच जैसे करना है। एक बन गया ये फ्री रेडिकल और एक बन गया ये फ्री रेडिकल। अब बस इन दोनों को कितने तरीकों से क्लब कर सकते हैं वो सोचना है। सेल्फ इसका खुद का, सेल्फ इसका खुद का, और दोनों का मिला के क्रॉस, तो ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम सॉरी यहाँ पे पटाखे फूट रहे। ठीक है, आगे बढ़े। तो सेल्फ और क्रॉस वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे अपन। वर्ड्स रिएक्शन के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? हाँ, टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ऑन वर्ड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल अल्केन्स, तो जो चाहिए उसका यील्ड कम रहता है, तो इवन नंबर ऑफ अल्केन्स गुड रहते हैं। हाँ, दिस रिएक्शन जनरली फेल्स विद टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्शरी वाले के लिए ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। टर्शरी वाले के केस में, 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट के केस में डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, और नहीं भी देखा तो अभी देख लो कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये एक्स निकलेगा, और वहां पे वो डॉट डॉट मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा। -HX भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ऐसी बाकी भी रिएक्शन में होता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस वगैरह में भी होता है 3 डिग्री वाले का डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। Disproportionation product is major product in case of Wurtz reaction of 3 degree alkyl halide। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के टाइम पे वर्ड्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट है। सर क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, हमको तो मालूम ही नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, जिससे हाइड्रोजन गया उस पे क्या आया, उस पे निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि H+ गया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बस ऐसा समझ जाओ कि यहाँ पे एक चीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक चीज का हो रहा है रिडक्शन, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में हमेशा ये प्रोडक्ट बनता है, ये भी अपन लर्न कर लेंगे। और ये चीज कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी हाँ वर्ड्स रिएक्शन में होती है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस में होती है, और भी एक दो रिएक्शंस के टाइम पे ये चीज अपने को देखने को मिलती है। तो ये भी एक वर्ड्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। सर बोलिए। सर आप ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप पे भेज देंगे? हाँ, ये देखो, जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो पीपीटी में नहीं आएगा, वो रिकॉर्डिंग में आएगा, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? नो सर, जो आपने वो रिटर्न नोट्स पहले दिखाए थे ना वो। हाँ हाँ, जो व्हाइट कलर के हैं वो शेयर कर देंगे ग्रुप पे, वो हो जाएंगे। यस सर। हाँ हाँ पक्का, ठीक है, ठीक है, डन। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, गुड। तो यह वर्ड्स हो गया अपना। वर्ड्स रिएक्शन के बाद में अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें से CO2 गैस रिलीज होता है, ये याद रखना। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिकार्बोक्सिलेशन, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव्स अल्केन। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अल्केन बन रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोअर अल्केन बनता है, जैसे हायर अल्केन मतलब कार्बन आइटम ज्यादा, तो यहाँ पे ये लोअर अल्केन, इसलिए लिखा है स्टेपिंग डाउन अ होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर अपना स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है प्रोपेनोइक एसिड, तो उससे बनेगा इथेन। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन आइटम्स, तो एक तो CO2 चला गया ना, एक CO2 जाने की वजह से फाइनल कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा इथेन, 2 कार्बन आइटम वाला। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन, इजी है। COH ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, इजी है।
अल्केन फॉर्म्ड ऑलवेज कंटेन्स वन कार्बन एटम लेस, यही वो वाला पॉइंट जो अभी बताया मैंने. स्टेपिंग डाउन एंड फिर सोडा लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग क्विकलाइम, ये जान दो, ये टाइम पास है, ये काम का नहीं है. हाँ ये भी ठीक है, ये टाइम पास है. तो ये इतने 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. पीपीटी शेयर कर लेंगे तो नोट्स मिल जाएंगे सबको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं उसमें. सैचुरेटेड, हाँ, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि हीटिंग हो रहा है. हीटिंग होने की वजह से क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होता है. अब वो जो CO2 गैस रिलीज हो रहा है वो Na2CO3 के फॉर्म में गया. सो इट्स लाइक अपन बोल सकते हैं CO2 गैस रिलीज हुआ, बट वो Na2CO3 के साथ फॉर्मेट में गया, ऐसा CO2 गैस नहीं मिला. दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स का हीटिंग है ये, डीकार्बोक्सिलेशन. अदिति प्लीज आस्क. सर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और डिकार्बोक्सिलेशन ये एक ही है ना? हाँ इसेंशियली एक ही है. सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मतलब वो NaOH और CaO के प्रेजेंस में होता है. अब जैसे कोई अगर रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई भलती रिएक्शन इमेजिन करो जिसमें अपने आप ही CO2 गैस रिलीज हो गया, तो उसको बोलेंगे डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. ऐसे सपोज कोई कंपाउंड है और उसमें CO2 गैस हीटिंग से ही चला गया, अलग से सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको बोलते हैं ओनली डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. यस सर. ठीक है. अब एग्जैक्टली मुझे ऐसा कंपाउंड याद नहीं आ रहा है कौन सा कंपाउंड करता है ऐसा, बट रहते हैं ऐसे कंपाउंड्स भी. सो नेक्स्ट. ठीक है. अब ये कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है. एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, ये अपन याद रखें. वहां पे स्क्रीन पे एक एग्जांपल भी दिख रहा है, ब्यूटेन बन गया. तो इसमें भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, जैसे अपन ने सपोज R में है 3 कार्बन एटम, तो C में CO2 का मिला के 1 हो गए, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए. ये 3 + 1 4. यस सर, 3 + 1 4 होता है. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन एटम्स का. तो इट्स लाइक जितने कार्बन का एसिड है, एसिड में से एक कार्बन माइनस करो और फिर उसको 2 टाइम्स करो. सर 2 टाइम्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि RR बन रहा है. तो RR इज फॉर्म्ड एट एनोड. इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर अपन HCO Na से स्टार्ट करें रिएक्शन, तो कैथोड पे भी H2 निकलता और एनोड पे भी H2 निकलता. देखो कैथोड पे भी H2 निकला और एनोड पे भी H2 निकला. नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में एनोड पे मिलता है अल्केन, एनोड पे क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है क्या, नहीं. यहाँ पे HCONA के टाइम पे, HCONA के टाइम पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा दोनों जगहों पर, कैथोड पे भी और एनोड पे भी. और ये 3 + 1 4, तो ये 6 भी अपन याद रखे. जितने कार्बन का एसिड है, जितने कार्बन का एसिड है उतने में से एक कार्बन कम करना एंड फिर उसको डबल करना. ठीक है. सो अल्केन्स आर फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. ध्यान रखिए कि अपन हमेशा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं. एग्जांपल भी गिवन है, सिंपल है वो चीज. सर बोलिए. सर RCOONA में मतलब 4 कार्बन है, ये कैसे हमने कंसिडर किए? मैंने एग्जांपल लिया. अगर R 3 कार्बन का है तो प्रोडक्ट 6 कार्बन का ओके सर. बनेगा. अगर R 10 का है तो RCONA हो गया 11, और इसलिए प्रोडक्ट बनेगा 20 कार्बन का. वो एक एग्जांपल था. ठीक है. यस सर. ठीक है. फिर अब इसका एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे. इसको सॉल्व करो, ध्यान से सॉल्व करना. ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, डॉट डॉट बनाना वहां पे. तो देखो ये ऐसे 4 डॉट बनेंगे, 4 डॉट सॉरी 4 कार्बन आइटम पे 2 डॉट बनेंगे, क्योंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक कंडीशन है. और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा वो कंबाइन होके साइक्लोब्यूटेन बन सकता है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है. अपन ध्यान दें क्वेश्चन में हो क्या रहा है. यहाँ पे इधर से भी CO2 गया, इधर से भी CO2 गया, तो दोनों जगह से CO2 जाने के बाद यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल. यहाँ पे बनेगा जैसे ये यहाँ पे नहीं, 3 कार्बन आइटम का कंपाउंड बनेगा, साइक्लोब्यूटेन नहीं बनेगा. एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है ना, 1 2 3 4 5. ठीक है.
तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसे क्या क्या बन सकता है? साइक्लोप्रोपेन बन सकता है, साइक्लोब्यूटेन बन सकता है, साइक्लोपेंटेन बन सकता है और साइक्लोहेक्सेन बन सकता है। 7 के आगे नहीं बनता। 7 के आगे ओपन चेन फॉर्मेशन, 6 तक के क्लोज चेन फॉर्मेशन। लर्न करेंगे इस चीज को। 7 के आगे ओपन चेन फॉर्मेशन, 6 तक के क्लोज चेन फॉर्मेशन। ये कौन से केस बताया मैंने? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ये थ्योरी में क्या गिवन है? मोनोकार्बोक्सिलिक। तो मोनोकार्बोक्सिलिक के टाइम कपलिंग करवाना और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम देखना 6 और 6 से कम है तो रिंग बनाना, 7 और 7 से ज्यादा है तो भी कपलिंग करवा देना। तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। आखिर के पॉइंट्स रिपीट करिए। आखिरी का पॉइंट रिपीट करिए। आखिरी का पॉइंट है कि अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम पे कपलिंग करवाना। कपलिंग करना मतलब डबल बनाना एक साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम पे। एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है और 6 मेंबर्स तक है तो रिंग सर बनाओ। आपका आवाज कट रहा है सर। मोनोकार्बोक्सिलिक के टाइम कपलिंग कराओ और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो रिंग बनाओ 6 तक और 7 और 7 के आगे भी कपलिंग कराओ। अभी सुना क्या आखिरी तक? वो पॉइंट समझ में आएगा? आपने बोला था आवाज कट रही, कौन थे वो? कौन स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला था आवाज कट रही है? सुनाई दिया क्या उनको पॉइंट? Sir, your voice is cracking. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बेटर है क्या? Yes, sir. ठीक है। तो वो अदिति, वो पॉइंट समझ में आ गया था? Sir, again cracking. फिर से क्रैक हुआ सर अभी। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। प्लीज लेट मी नो अब बेटर है क्या? Sir, are you saying something not audible? ठीक है, आई हैव checked my internet connection. Please let me know if I am audible now or not. Sir, will you please write what you have said? Hello, am I audible now? Students, please raise your hands if you can hear me. जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्लीज अपना हाथ उठाएं। So we Sir, can hear cracking. you, but your voice is cracking. Yes, sir. Sir, not audible.
ठीक है, is it better now? Please raise your hands if it's better now. No, sir, Sir, your voice is still cracking. Can't understand what you are saying. sir, you can reschedule the lecture. At morning or afternoon. ठीक है, we'll have to reschedule this. आप लोगों का फ्राइडे को कोई भी लेक्चर नहीं होता है, राइट? No. ठीक है, I'll look at the timetable and फ्राइडे को we'll continue this. अब आ रही है क्या आवाज? So tomorrow? No, sir, it's still cracking. Sir, your voice is coming, Okay. but it is cracking, so we can't understand everything. ठीक है, we'll meet on Friday. Tomorrow not possible. We'll meet on Friday. I'll communicate the time on all your WhatsApp groups. ठीक है, we'll end this now. Please take So care of tomorrow yourselves. it's Friday. Tomorrow is Friday. Yeah. आ भी गया Friday? ठीक है, ठीक है, I'll communicate the time. कल का टाइम अभी टाइम टेबल देख के I'll let everyone know on the WhatsApp groups. सैटरडे को डाउट टाइम है 6 PM to 8 PM. सेफ हैंड्स पे विद्या भवन पे I'll be available from 6 PM to 8 PM for ऑफलाइन डाउट सेशन. जिन लोगों को आना है वो लोग आ सकते हैं, भारी से भारी संख्या में शिविर का आनंद उठाए. I'll end this meeting now. Bye bye. Please take care of yourselves.